राजनीति की या फिर हो शहर विकास की, संघर्षों की कहानी सहित विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत सिर्फ डैनकाशी पर। तो देखना ना भूलें हर शख्सियत के साथ खास मुलाकात। नमस्कार, मैं नैनिका अग्रहरी आप सभी का स्वागत करती हूँ खास मुलाकात डैनकाशी के साथ प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे खास शख्स के साथ, IIT BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास बातें खास शख्स के साथ। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं इन खास बातों की शुरुआत आपके जर्नी से शुरू करना चाहती हूँ। एक नॉर्मल स्कूलिंग से IIT BHU के डायरेक्टर बनने तक का सफ़र कैसा रहा? किन उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ा और इस दौरान ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको इंस्पायर करती रही? देखिए, मुझे लगता है कि सफ़र तो सबका एक ही तरह से शुरुआत होती है। हम लोग ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से तो नहीं, लेकिन हाँ एक जिसको हम कस्बा या टाउन बोलते हैं उससे बिलोंग करते हैं। और स्कूलिंग हिंदी मीडियम स्कूल से हुई, उसके बाद फिर IIT रुड़की से BTech किया, MTech किया, फिर वहाँ पे फैकल्टी पोजीशन ज्वाइन किया और उसके साथ साथ PhD भी वहीं से किया है। और इस बीच में कुछ देशों की भी यात्रा की है रिसर्च के संबंध में। तो ये कह सकते हैं कि शुरू से मेरा रुझान कहिए या एक लगाव कहिए वो एकेडमिक्स और रिसर्च की तरफ रहा है। और इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन के बाद एज ए फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया था IIT रुड़की में। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इतना हम लोगों का शुरुआत में फोकस नहीं होता है, लेकिन समय के साथ ये लगता है कि अब एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर हम कुछ और भी कर पाएँ तो अच्छा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गए। IIT रुड़की में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे काम किया और फिर उसके बाद IIIT जबलपुर में मैंने एज ए डायरेक्टर काम किया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे भारत सरकार ने मौका दिया है, तो अपना जो अच्छे से अच्छा एक योगदान हो सकता है वो करने की कोशिश करूँ। मतलब आपका सफ़र शुरू से ही मतलब आप मंझे हुए हैं, मतलब डायरेक्टिंग जो होती है वो शुरू से ही आपने किया हो, मतलब आपको एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो एक शिक्षक की लाइफ में होता ही है। जहाँ जिस कॉलेज में वो है तो उसको कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वहाँ पे शुरुआत में मिलती हैं। तो शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन हाँ ये है कि उस संस्थान से बाहर निकल के एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस एक मेरा IIT DM जबलपुर में रहा है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। जी, अब हम बात करते हैं IIT BHU की हिस्ट्री की। तो जब इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई तो इसका नाम बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज था, बेनको। फिर ये चेंज हो गया IIT BHU में। हमें इसकी हिस्ट्री बताइए। ऐसा नहीं है, शुरुआत इसकी 1919 में हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से शुरुआत किया, जैसे आपने बताया। और उनका उद्देश्य यही था कि जब देश आज़ाद हो तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे संस्थान हैं, उनको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमारे अपने ही इंजीनियर होने चाहिए। वो पहला कॉलेज था जो उन्होंने शुरू किया यहाँ पे। उसके बाद एक और कॉलेज शुरू किया जो माइनिंग एंड मेटलर्जी के नाम से था, जिसको मिनीमेट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसमें माइनिंग और मेटलर्जी को शुरू किया उन्होंने। और उसके बाद एक और कॉलेज शुरू किया, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो के नाम से हम उसको बोलते हैं। तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग और उस तरह की बाकी ब्रांचेस शुरू किया। और फिर इन तीनों को मर्ज करके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। और फिर 2012 को बोलते हैं, तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग और उस तरह की बाकी ब्रांचेस शुरू किया। और फिर इन तीनों को मर्ज करके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। और फिर 2012 में इस संस्थान की ख्याति को देखते हुए, इसकी एकेडमिक और रिसर्च आउटपुट को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इसको IIT के बराबर दर्जा दिया। और अब हम देश के 23 IITs में से एक IIT हैं। और यही मुझे लगता है इसकी जर्नी है। और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। एक विज़न और एक मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य भी बहुत ही अच्छा है। सर, हिस्ट्री के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपके आने के बाद क्या कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग? देखिए, हम लोगों की एक हिस्ट्री है। हम लोगों के ये कह सकते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक हेरिटेज वैल्यू है।
हाँ जी। बहुत पुराना है। आप कैंपस में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी है, लेकिन साथ साथ वो पुरानी भी है। हाँ जी। तो हमें उस पुराने को संजो के रखना है और साथ साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, क्योंकि अब जैसे जैसे फैकल्टी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एकेडमिक्स के रिक्वायरमेंट बढ़ रहे हैं, तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह से एक्सपेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें करीब करीब कहिए कि हमने 17 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन किया है, जिसमें से 4 हमने बॉयज़ हॉस्टल के लिए प्लान किया है, जिसकी कैपेसिटी करीब करीब हम ये सोच रहे हैं कि 4000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हम ऐड करें। उसमें से हमारे 2 हॉस्टल्स अभी प्रोग्रेस में हैं। एक हॉस्टल मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक मिल जाएगा हमें कंप्लीट होके, और दूसरा हॉस्टल अभी शुरू हुआ है। तो इन दोनों हॉस्टल के कंप्लीट होने पे करीब करीब 2000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हम ऐड कर पाएंगे हॉस्टल्स में। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि फैकल्टी के भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो काफ़ी फैकल्टी अभी हमारी शहर में रहती है, बाहर रहती है, तो उस डायरेक्शन में भी हम लोगों ने अभी 147 फैकल्टी अपार्टमेंट्स के लिए प्लान किया है। उसमें से 64 का कंस्ट्रक्शन चालू है और बाकी अपार्टमेंट्स का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होना है। हो सकता है कि 1 या 2 महीने में शुरू हो जाए। तो प्लान ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट भी अगले साल के अंत तक हमें कंप्लीट होके मिल जाएं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, तो हम लोगों ने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का एक प्लान किया था, जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स की सभी सुविधाएं होंगी और बच्चों को और बाकी जो उनके कल्चरल या इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए उनको स्पेस मिलेगा। तो वो सेंटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की दिशा में है और इस साल के अंत तक वो भी कंप्लीट होके मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों का एक प्रोजेक्ट और अभी लॉन्च किया है हमने कि गेस्ट हाउस को हमें एक्सपेंड करना है, क्योंकि काफ़ी डिमांड रहती है एलुमनाई की और गेस्ट की, तो उसके लिए भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। तो वो भी करीब करीब 1 साल के अंदर हमें मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमने 17 प्रोजेक्ट्स की अभी लिस्ट बना के रखी है, तो उसमें 2 हॉस्टल्स और मुझे बनाने हैं। स्टाफ क्वार्टर्स का एक प्रोजेक्ट है, रिसर्च पार्क के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, आउटरीच सेंटर के लिए एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, और हम लोगों का अभी यूपी गवर्नमेंट से भी एक टाई अप हुआ है, जिसमें हमें डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में उन लोगों ने एज ए नॉलेज पार्टनर आइडेंटिफाई किया है। तो उसमें हम लोगों को यहाँ पे एक स्किलिंग हब बनाना है। तो जो डिफेंस इंडस्ट्री यूपी में आएंगी उनके लिए जो मैन पावर का ट्रेनिंग और जो उनका रीट्रेनिंग कह सकते हैं वो करना है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए भी एक प्रपोजल, तो इस तरह बहुत सारे ऐसे प्रपोजल हैं, लेकिन अभी कोविड का समय भी रहा है तो कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, कुछ स्लो हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने सही दिशा में हैं और आने वाले समय में ये सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे। जी बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मेरा अगला सवाल है कॉलेज की रैंकिंग पर। आईआईटी बीएचयू की रैंकिंग क्या है, हमें बताइए, और भी बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, अभी तक हम लोग जहाँ पे हमारी पोजीशन होना चाहिए वहाँ पे मैं कहूँगा कि अभी शायद नहीं है। हम लोग उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और रैंकिंग सुधारने के लिए हमें अपना एकेडमिक स्ट्रक्चर, रिसर्च पब्लिकेशंस, रिसर्च ग्रांट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी रैंकिंग NIRF में 11वीं रैंकिंग है, 2 साल से हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि शायद 28वीं रैंक थी। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम और हमारा लक्ष्य ये है कि हम फर्स्ट 10 में तो आएँ कम से कम, और उसके बाद आगे बढ़ना और मुश्किल होगा क्योंकि सभी लोग अच्छा करते हैं, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट और कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ पे IIT BHU को होना चाहिए उसका एक राइटफुल प्लेस उसमें रैंकिंग सिस्टम में मिले। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बताया कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक स्टूडेंट के लाइफ में एजुकेशन तो इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अचीवमेंट्स क्या हैं?
उसमें ये कह सकते हैं आप कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कई डिफरेंट लेवल्स पे होती है। कुछ एक्टिविटीज़ हम इंस्टीट्यूट लेवल पे करते हैं, जैसे काशी यात्रा एक कल्चरल प्रोग्राम है, जैसे टेक्निक्स टेक्नोलॉजी फोकस्ड एक प्रोग्राम स्टूडेंट्स करते हैं। उसके साथ साथ करीब 8 या 10 क्लब्स हैं जो जिमखाना के अंडर आते हैं, जैसे मीडिया एंड फिल्म है, जैसे ड्रामेटिक्स है, जैसे और बहुत सारे इस तरह के क्लब हैं। तो वो क्लब्स भी अपनी अलग अलग एक्टिविटी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो आपका कहना सही है कि इस तरह की करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इंस्टीट्यूट उनको हर तरह से सपोर्ट भी करता है समय पे। इसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटी भी होती हैं जो स्टूडेंट्स इनफैक्ट कुछ नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी हमारा एक ग्रुप है अवेरेरा करके उनको हम बोलते हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन अर्बन मोबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो अभी उन लोगों ने हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल उनकी अच्छी रैंक आती है, लेकिन इस बार वो ग्लोबली जो है फर्स्ट पोजीशन उन लोगों को मिला है। तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स साथ साथ मिलकर काफ़ी मेहनत करते हैं, और इंस्टीट्यूट भी उनको मदद करता रहता है फाइनेंशियली और अदरवाइज जो भी उनको टाइम पे चाहिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जब रेजिडेंशियल कैंपस हो, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और अच्छी सुविधाएँ मिले। जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईआईटीज़ में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस तो हर चीज़ में है। आप एक आईआईटी को दूसरी आईआईटी से कंपेयर करेंगे, उसमें भी डिफरेंस है। हाँ जी। कुछ समय लोकेशनल डिफरेंसेस होते हैं, लोकेशनल एडवांटेज होते हैं कुछ सिस्टम्स के साथ, कुछ के साथ साइज़ का डिफरेंस होता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं अब्रॉड जिससे कह सकते हो अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखें तो इंडिया उसमें उस तरह से अभी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन नहीं कर पाया है। लेकिन सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, और कई बार ये लगता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो हम लोगों के फेवर में नहीं है, और उस वजह से शायद हम लोगों की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन अगर एकेडमिक और रिसर्च आउटपुट के टर्म्स में आप देखेंगे तो आईआईटीज़ और इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग इक्वली गुड एज अदर इंस्टीट्यूशंस इन अदर कंट्रीज़। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं, डाइवर्सिटी का फैक्टर है, स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ का फैक्टर्स है। तो उस तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे उसमें अभी मुझे लगता है कि हम लोग कुछ पीछे हैं और काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है उस डायरेक्शन में हम लोग को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आप आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर हैं, तो एजुकेशन सिस्टम की बारीकियां आपको बखूबी पता हैं। तो जो पहले एजुकेशन सिस्टम था और जो अब एजुकेशन सिस्टम, पहले से आपका क्या सर? पहले से मतलब जो भी अभी एजुकेशन सिस्टम में जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जो चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसी, हाँ जी, अब की गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसीज में, पहले के एजुकेशन पॉलिसीज में जो डिफरेंस आए हैं, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, अगर आईआईटीज़ की बात करें आप, तो बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं, वो रिकमेंडेशन कहिए या वो प्रोविजंस हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं। हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आईआईटीज़ आर क्वाइट फ्लेक्सिबल इन दैट वे। I mean, students can opt for some courses from other disciplines and like that. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, और उन सब का उद्देश्य मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को कैसे एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, कैसे उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलें, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और आज के समय में आप देखें स्टार्टअप और इंक्यूबेशन, इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कैसे हम उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। तो उस डायरेक्शन में कुछ इनिशिएटिव सभी आईआईटीज़ ले रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं कि हम भी अभी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन अभी स्टूडेंट्स को देंगे। तो वो अपने एकेडमिक प्रोग्राम के बीच में कुछ सेमेस्टर ड्रॉप लेके दे कैन ट्राई फॉर सम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दे कैन ट्राई फॉर सम स्टार्टअप और समथिंग, एंड देन दे कैन रीजॉइन बैक इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट देयर एकेडमिक प्रोग्राम। तो उस तरह का भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम लोग उनको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ और ज़्यादा मोटिवेट करें। हालांकि हमारे यहाँ वो ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, लेकिन उसको फिर फर्दर स्ट्रेंथन करना है कि एक स्टूडेंट मान लीजिए बीटेक उसने एक डिसिप्लिन में किया है, तो एमटेक वो
दूसरे डिसिप्लिन में कर पाए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हुए। तो उस तरह के अपॉर्चुनिटीज, उस तरह के प्रोविजंस हम लेके आ रहे हैं उसमें। सर मतलब ये जो प्रोविजंस आपने अभी बताए हैं हमें, ये चीज़ें पहले नहीं थी, अब स्टार्ट होंगे ना ये सारी पहले थी लेकिन लिमिटेड एक स्कोप था इनका। ओके। लेकिन अब ये एक तरह से पार्ट ऑफ द सिस्टम होंगी और इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। पहले भी हम लोग करते थे इस तरह का था, लेकिन कुछ रिजिडनेस एक सिस्टम में होती है ना कि वी आर बाउंड बाय द रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस। तो उन रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस को कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और फ्लेक्सिबल बनाएं कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना एक आसान, तो उस डायरेक्शन में काम करना है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो 2020 से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो कंटिन्यू है और इसका पता भी नहीं कि ये कब तक एंड होएगा, तो IIT BHU अपने स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है रिगार्डिंग एजुकेशन? नहीं, अभी देखिए एजुकेशन का जहाँ तक बात है तो अभी तो सब एजुकेशन कहिए, टीचिंग एंड लर्निंग कहिए, ये सब ऑनलाइन मोड में चल रहा है। तो जैसे सभी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं वही सब हम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और लकीली ये कहिए कि इंडिया में सब तरह के सॉल्यूशन, सब तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस पैंडेमिक में ये हमें मौका मिला कि हमें जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, कि हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम यूज़ करें सो दैट देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द एजुकेशन। तो लकीली हम लोग ये कर पाए हैं और एकेडमिक्स में ऐसा कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन मैं कहूँगा कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, क्योंकि उन लोगों को अभी कैंपस में जैसे ही पैंडेमिक हुआ तो सब लोग घर चले गए, लैब्स वगैरह बंद थी, डिपार्टमेंट्स वगैरह बंद थे जो भी पैंडेमिक के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। तो उन लोगों को हम धीरे धीरे पहले भी बुलाया था सेकेंड वेव से, और अब फिर बुलाना हमने शुरू किया है। तो कोशिश है कि उनको भी किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर पाएँ, किस तरह से इंश्योर कर पाएँ कि उनकी जो रिसर्च है, उनका जो थीसिस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। उन लोगों के लिए ज़रूर थोड़ा एक इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है जी। IIT BHU जैसा कि आपने बताया अभी कि अपने एजुकेशन के साथ साथ कई सारे ग्रैंड इवेंट्स के लिए फेमस है, काशी यात्रा, टेक्नेक्स, स्पर्धा। तो ये सारे इवेंट्स कब से स्टार्ट होने की उम्मीद है? देखिए, ये तो तभी हो पाएंगे जब स्टूडेंट्स कैंपस में आ जाएंगे जी। लेकिन हाँ, ये सभी इवेंट्स एक फुल फ्लैश मैनर में ज़रूर नहीं चल रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में डिफरेंट इवेंट्स टाइम टू टाइम करते रहते हैं। सो दे ऑल आर कनेक्टेड, और कोई भी क्विज़ है, कोई उस तरह का इवेंट है, तो वो लोग उस तरह की इवेंट करते रहते हैं एंड दे आर गुड इन दैट, आई थिंक, मुझे लगता है। तो उन लोगों ने भी इस अपॉर्चुनिटी को कहिए या इस सिचुएशन को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे अवेरेरा की बात किया है मैंने अभी, जो अर्बन मोबिलिटी, तो वो बच्चे सब घर पे हैं, यहाँ नहीं है कैंपस में, तो घर पे रहते हुए उन्होंने सब काम किया, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कहिए, और जो उन्होंने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है सब वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, तो फिजिकली वो लोग नहीं गए। तो जैसे जैसे सिचुएशन है सभी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने भी किया है, स्टूडेंट्स ने भी किया है, लेकिन हाँ वो करते रहते हैं, दे आर क्वाइट बिजी इन दैट। जो आपने बताया भी कि वर्चुअली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है ना अगर देखा जाए आगे इन फ्यूचर? नहीं, फ्यूचर में ऐसा कोई नेगेटिव मुझे नहीं दिखता कुछ ऐसा इशू है। ओनली थिंग इज़ दैट कि कोई चीज़ ऑफलाइन कहिए या ऑन कैंपस मोड में होती है तो उसमें बच्चों को इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है, और उसके साथ साथ दे ऑल्सो इनवाइट पार्टिसिपेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। तो उस तरह का एक उनका जो एक मुझे लगता है कि इंटरेक्शन है, वो प्लेटफॉर्म शायद वो मिस करते होंगे, मुझे लगता है, लेकिन दे आर डूइंग आई मीन वेल। मेरा अगला सवाल IIT BHU के एलुमनाइज पर है कि जो अगर हम लोग डेटा देखते हैं जब, तो पता चलता है कि जितने भी मोस्टली NRIs, इंजीनियरिंग NRIs इसी कॉलेज से बिलोंग करते थे। तो क्या उनका सपोर्ट IIT BHU को मिलता है या नहीं? अभी हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं कि देखिए, ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक।
तो अगर हम उनको अच्छी तरह से अप्रोच करेंगे तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो अब ये हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए और हम लोगों से इंटरेक्ट करिए, और हम लोगों को, हम सपोर्ट की बात नहीं करते शुरू में, हम ये कहते हैं कि आप हमें एक किस्म से मोरल सपोर्ट करिए या किसी भी फॉर्म में अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए। तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने एक अपना एलुमनाई गेस्ट फैकल्टी प्रोग्राम शुरू किया था, तो उसमें हमने एक कॉल भेजा सभी एलुमनाई को कि जो एलुमनाई हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज दे आर इन इंडस्ट्री और एकेडमिक्स और वेयर एवर, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो 2 साल से प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें करीब 17 या 18 एलुमनाई ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को रेगुलरली फुल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। ग्रेट। और वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इंडस्ट्री रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी इंडस्ट्री में एक्सपोजर है, तो वो बच्चों से उस तरह से ही इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे भी उनको काफ़ी पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक फर्स्ट स्टेप है। और इसके साथ साथ अभी आउटरीच प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें बहुत सारे एलुमनाई अब कुछ फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स, मेडल्स वगैरह इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कैंपस में इन द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स और व्हाटएवर। तो उसमें काफ़ी अभी मोबिलाइजेशन हुआ है, और इसी बीच में हम लोगों ने एक एफ़र्ट्स किए हैं, स्पेशल एफ़र्ट्स करके एक IIT BHU फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया है USA में, क्योंकि बहुत सारे हमारे एलुमनाई US में हैं। हाँ जी। तो जो बाहर है उसको थोड़ा सा कई बार हेजिटेशन होता है कि फंड्स जाएंगे तो कैसे जाएंगे, प्लस कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जी। तो उस फाउंडेशन के थ्रू अब हम जो हमारे एलुमनाई US वगैरह में बेस्ड हैं, उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि दैट फाउंडेशन विल टेक केयर ऑफ ऑल देयर टैक्सेशन एंड अदर इश्यूज। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। कुछ लोग हम बात कर रहे हैं एलुमनाई से, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एलुमनाई से मिलेगा। बिल्कुल। सर, हमारे इस खास मुलाकात शो का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारे चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही मैसेज होता है कि मेहनत करते रहिए जी, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, तो सफलता आपको हमेशा मिलेगी। देर से मिल सकती है लेकिन मिलेगी ज़रूर। बिल्कुल, वही मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूँ। थैंक यू। तो अभी आपने देखा हमारी खास मुलाकात प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन से हुई। फिर हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ। डनकाशी न्यूज़ के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। राजनीति की या फिर हो शहर विकास की, संघर्षों की कहानी सहित विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत सिर्फ डनकाशी पर। तो देखना ना भूलें हर शख्सियत के साथ खास मुलाकात।